रत्नाकर जी, सीधे आपके पास आते हुए आरएसएस प्रमुख के बयान की आप बात कर रहे हैं 2015 की, उस पर उन्होंने सफाई दी, 3 दिन पहले भी उन्होंने बोला, उसके बाद 2019 के इलेक्शन भी हुए। अगर 2015 का बयान इतना ज्यादा वो रहता, या आप लोग जैसा कि नैरेटिव बनाते हैं 2019 में, तो फिर हार का सामना करना पड़ता था बीजेपी को, लेकिन उसने तो 2014 के मुकाबले ज्यादा ही सीटें लेकर आई। 2015 के बाद 19 में चुनाव हुए ना रत्नाकर जी? रत्नाकर जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जफर इस्लाम साहब, मुझे लग रहा है बीजेपी से बहुत सारे सवाल पैनलिस्ट ने पूछे हैं, आप उसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी मैं। जफर साहब, देखिए कोई सवाल नहीं है, ये सब सिर्फ जो बोलते हैं कि लच्छन जो है लालचन लगाने की बात है और कुछ नहीं है। वो भी हकीकत जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक कमजोर पार्टी है और जितनी विपक्ष में जितनी पार्टियां हैं वो सब बहुत कमजोर हो गई है। जमीन जब उनकी एकदम खत्म हो जाती है, जमीन खिसक जाती है, तो इस तरह का सहारा लेती है पार्टी, वही वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनके समर्थन में लोग जो ही बोले, आप मोहन भागवत जी के बारे में कह रहे थे, आपने भी देखा है और दुनिया को ही मालूम है, सभी जानते हैं, उन्होंने फिर से एक बार उनके बारे में फेक वीडियो चलाने की कोशिश की, उन्होंने सफाई दे दी कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठे मक्कार लोग हैं, ये हार रहे हैं, हार के डर से ये सारी चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय नड्डा जी और आदरणीय मोहन भागवत जी, सब ने जिनका नाम लिया, सब ने कह दिया आके टेलीविजन के सामने, कोई चेंज नहीं रिजर्वेशन में। हाँ, जो चेंज था, जो कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं वैलिड है, उसको खत्म करने की बात की। जो कर्नाटका में इन्होंने किया, जो तेलंगाना में प्रपोज करने का, जो गलत तरीके से किया, उसको बारे में चेंज करने की बात की। हकीकत तो यह है कि आज कांग्रेस पार्टी इस हाशिए पे खड़ी है कि खुद तो जाएगी, लेकिन ये कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी सोच रही है कि एक आध दो सीट आ जाए, अगर उनके साथ है तो पता चला उनको कि पिछले बार तो एक आध दो सीट पा गए थे, इस बार शून्य नील बटा सन्नाटा आपका हो जाएगा। इसलिए कि कांग्रेस के अलायंस के साथ आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। 2022 में 2019 दोनों में आपने देख लिया। आशुतोष वर्मा जी, आपके पास आते हुए, ठीक है आशुतोष वर्मा जी, जब मैं इस प्रोग्राम के लिए प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने एक लिस्ट निकाली अपनी रिसर्च टीम के जरिए, जिसमें यह पता चलता है, देखिए आरक्षण के मुद्दे को लेकर हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की जाती है, और भी तमाम मुद्दे हैं। 14 और 19 में बीजेपी मजबूत हो गई, और लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष का वाजिब हक है, वो उसको घेरती भी है। लेकिन मेरा ये सवाल है, देखिए जिस हाथरस में मैं बैठी हुई हूं, इस हाथरस में 2020 में उस महिला के साथ, बच्ची के साथ जो मामला सामने आया था, हमने कवर किया, उसको दिखाया भी। लेकिन जब जनता के अदालत के बीच चाहे बीजेपी जाती है, समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियां, तो लोग विपक्ष को खारिज क्यों कर देते हैं? विधानसभा का चुनाव होता है, 5 में से 4 सीटें जीत लेती है भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर आरएलडी काबिज होती है हाथरस में। जब लोकसभा का चुनाव होता है, 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से यहां पर बीजेपी का प्रत्याशी जीत जाता है। ऐसी मेरे पास कई ऐसी सीटें हैं जहां पर 1989 या 1991 से लगातार बीजेपी, चाहे वो गांधीनगर हो, चाहे भरूच हो, सूरत हो, विदिशा हो, भोपाल हो, खजुराहो हो, दमोह हो, धारवाड़ हो, उत्तरी कर्नाटका हो, बेंगलुरु साउथ हो, बीजापुर हो, नॉर्थ गोवा हो, यहां पर मैं हाथरस में बैठी हुई हूं, बगल की सीट सुरक्षित सीट हाथरस है, और ये तो सुरक्षित सीट है ना। यहां पर जाटव और दलित वोटर्स की बहुत बड़ी तादाद है, 3 लाख जाटव वोटर हैं यहां पर हाथरस में, 2.5 लाख है आगरा में। उसके बावजूद ऐसी कौन सी वजह है कि आप लोगों का नैरेटिव वहां पर काम नहीं आता है? ये सवाल तो पलट कर पूछा जाएगा ना आप लोगों से। कई सालों से लगातार ये सीटें कैसे जीतती जा रही है बीजेपी, वो भी तब जब यहां पर कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं उतरता है भारतीय जनता पार्टी का? नहीं, देखिए चित्रा जी, 2 चीजें हैं। पहले तो ये लोकतंत्र में ये हार और जीत ये मानक नहीं होती है कि वो व्यक्ति सही है या गलत है। इससे तो ये होगा कि पिछले 70 सालों से भारतीय जनता पार्टी गलत थी और 75 सालों तक यूपी और कांग्रेस गठबंधन सही था। ऐसा थोड़ी ना होता है। लोकतंत्र में जो है वो सरकार बनाई जाती है, वो जितने ज्यादा नंबर्स लेके आता है, जिसकी जितनी संख्या भारी होती है, वो अपने हिसाब से सरकार बनाता है और फिर उसके हिसाब से चलाता है। तो ये कहां से सही हो गया कि हाथरस में किसी दलित बच्ची की अगर हत्या हुई, रेप हुई और वहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई, तो इसका मतलब वो सही थी सरकार? ये तर्क तो अजब में वितर्क है। आज जो लड़ाई इस बात की हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में क्या किया पिछड़े वर्ग के साथ में, और क्या वाकई आरक्षण पे कुठाराघात हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये बार बार सवाल जब मैं पूछ रहा हूं पिछले कई बार से, तो जफर इस्लाम साहब या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या उनके सदस्य वो अलग अलग तरीके का तर्क दे रहे हैं कि हमने ये किया। आपने क्या किया, स्थिति बताइए।
अभी कुछ ही दिन पहले जब एडिशनल सेक्रेटरीज की जो पूरी भर्ती निकाली गई और पूछा गया कि भाई इसमें ओबीसी एससी एसटी कितने हैं, तो 91 एडिशनल सेक्रेटरीज में ओबीसी एससी एसटी 10 है और ओबीसी 4 है आपके पास में। ये पीएमओ के हालात हैं, 4। और आप कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास लेते हैं। जब आरक्षण देने की मामला आता है तो पेपर लीक हो जाता है, 4% कहीं रह जाता है। कैबिनेट सेक्रेटरीज की स्थिति उससे भी खराब है, शायद 1 या 2 है उसमें। आप लोग कभी पलट के इसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन हम चुनाव जीत गए इसलिए हम सही हैं, ये तर्क चित्रा जी कहीं सही नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 70 सालों से गलत चल रही थी। हमें नीतियों पे बात करनी है, हमें मुद्दों पे बात करनी है। और भारतीय जनता पार्टी बार बार बताए कि पिछले 10 वर्षों से पिछड़े वर्ग का जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में या सेंट्रल सेक्रेटरीज में, कैबिनेट सेक्रेटरीज में या स्टेट कैबिनेट सेक्रेटरीज में क्यों नहीं आ पाया? क्या वजह लगी कि आपको वो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो इतने आपको अक्लमंद या इतने अच्छे लोग नहीं इसका जवाब देंगे। एक बार मैं आशुतोष जी का रुख कर लेती हूँ। ठीक है आशुतोष वर्मा जी, आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, लेकिन जल्दी से यहाँ पे एक लाइन बोलते हुए, देखिए लोकतंत्र में जनता जिसको चुनती है उसके आधार पर यह माना जाता है कि इनके मुद्दे का असर बड़ी आबादी पर रहा, इस वजह से उनकी बातों को सही और जायज माना जाता है। लेकिन आपका अपना पक्ष है आशुतोष जी। लेकिन आपके पास आते हुए 7 तारीख को अब तीसरे चरण की वोटिंग होनी है, क्या पहले चरण से लेकर तीसरे चरण आते आते एक बड़ा बदलाव मुद्दों के लिहाज से भी आप देख रहे हैं मौजूदा वक्त में? आशुतोष जी अनम्यूट कर लें, आप म्यूट हैं अभी। चित्रा जी, आपने थोड़ी देर पहले भी पूछा था कि किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आरक्षण को खत्म करने की बात की। मैंने भी गूगल किया और मुझे एक नाम याद पता चला कि सीपी ठाकुर 27 अप्रैल 2014 उन्होंने कहा था कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, जिस पर रामविलास पासवान ने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी, कांग्रेस और आरजेडी ने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी और स्पष्ट तौर पर कहा कि सीपी ठाकुर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को सबके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको 2-3 और उदाहरण दे देता हूं। 1981, क्योंकि विशाल मिश्रा जी आरएसएस से आते हैं इसलिए उनको अच्छी तरीके से पता होगा। 1981 में भारतीय जनता आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होती है और उस बैठक में स्पष्ट तौर पे कहा जाता है कि आरक्षण के मसले पर एक कमेटी बननी चाहिए और उसको पूरी तरीके से रिव्यू किया जाना चाहिए, क्योंकि ये अब एक तरीके से अपनी उम्र जी चुका है। 1985 को अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक होती है आरएसएस की और उसमें भी इसी प्रस्ताव को दोहराया जाता है। 2015 में मोहन भागवत ने स्पष्ट तौर पे कहा कि आरएसएस को रिव्यू करने की जरूरत है। जब उसका बैकलैश हुआ बिहार के चुनाव में तो उसके बाद से आरएसएस के लोगों ने और बीजेपी के लोगों ने आरक्षण का विरोध करना एक तरीके से बंद कर दिया। तो मैंने जो सवाल किया था कि सीपी ठाकुर उन लोगों में से हैं जिन्होंने विरोध किया था। एक नाम और याद आ रहा है, लेकिन जब तक मैं उसे कंफर्म नहीं करूंगा तब तक मैं उस बारे में बातचीत नहीं करूंगा। लेकिन सीपी ठाकुर को लेके देखिए ये पूरी गूगल की रिपोर्ट है और इसमें स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है कि इन्होंने ये बयान दिया था जिसपे रामविलास पासवान ने। अब आपने जो सवाल किया है, देखिए चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे मुद्दे भी अपने हिसाब से बदलते जाते हैं। तो मुझे इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। आज आरक्षण को लेकर बहस हो रही है, संविधान को बदलाव की बात हो रही है। देखिए भारतीय जनता आरएसएस ने कभी भी भारत के संविधान को नहीं माना। अच्छी तरीके से आपको याद होगा जब 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को तैयार बन के हो गया तो उसके फौरन बाद ये कहा गया कि भारत का जो ये संविधान है इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है, कुछ भी भारतीय नहीं है। और मैं बार बार ये दिखाता हूं कि एकात्म मानववाद दीनदयाल उपाध्याय जिसमें भारत के संविधान के बारे में ये कहा गया है कि दरअसल ये भारत का संविधान है, ये भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ है। वो आप बता चुके हैं कई बार। हाँ, मैं तो इसका भी जवाब देना चाहिए। मैं जल्दी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ विशाल मिश्रा जी की, वक्त कमी है। विशाल मिश्रा जी जल्दी से 3 लाइन में जल्दी से। मुझे जवाब दे रहे थे विशाल जी 3 लाइन में। चित्रा जी, ये जो यहाँ पर आशुतोष जी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। मानवर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप हमें बताइए क्या संविधान में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की बात की गई है? उसकी तो आप बात ही नहीं करते हैं। और जो कि कांग्रेस की सरकार द्वारा करने का बार बार प्रयास हुआ है, जिसका प्रमाण भी है, उसकी बात आप नहीं करेंगे। तो संविधान से खेलने की बात कौन कर रहा है?
जो संविधान में प्रदत्त नहीं है, धर्म आधारित जो है रिजर्वेशन, उसको देने की बात की जा रही है। वो लोग संविधान के रक्षक हैं। जो लोग इमरजेंसी लगा देते हैं, आपातकाल लगा देते हैं, वो लोग संविधान के रक्षक हैं। भारतीय जनता पार्टी पर आप आरोप लगा रहे हैं कि जो है वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।